क्लास 9th में आपने कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बताया था आपको कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। आपने सबसे पहले पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। उसके बाद हमने बताया था कि यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो आज हम पादप कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि पादप कोशिका क्या होती है। जो आप सामने डायग्राम देख रहे हैं, ये पादप कोशिका का डायग्राम है। तो इसमें हम सबसे पहले आपको जीव द्रव्य तक आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद जीव द्रव्य दो भागों में मुख्यतः बटा होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। इसकी जो सबसे अब बात आती है इस पादप कोशिका की, इसकी जो सबसे बाहरी सतह होती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। ये मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है और ये इसका सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे इसका कठोर पार्ट, सबसे कठोर भाग होता है। क्यों होता है इसका ये सबसे कठोर भाग? क्योंकि किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को अगर तरल बनाना है तो उसमें क्या क्या जरूरी है? जल, वाटर जरूरी है। और इसमें वाटर जो होता है 0% होता है। इसीलिए ये जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, लेकिन ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आपने ये कोशिका की भित्ति के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद आता है कोशिका कला। कोशिका कला जो है, ये दोनों कोशिका कला जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में से दूसरे नंबर पर पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में ये जंतु कोशिका में ये पहले नंबर पर पाई जाती है। पादप कोशिका में ये सेकेंडरी पक्ष बनाती है, लेकिन ये पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है। अब इसके बाद बात आती है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य आप देख रहे हैं, ये संपूर्ण जो केंद्रक के चारों ओर जो संपूर्ण भाग होता है, ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पड़े रहते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका, न्यूक्लियस यानी केंद्रक इत्यादि बहुत सारे कोशिकांग पड़े रहते हैं, जिनके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। मान लीजिए अंतःद्रव्य जालिका। अब अंतःद्रव्य जालिका ये दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, नंबर 2 खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका यह नलिकाकार एक तंत्र होता है। ये नलिकाकार एक तंत्र होता है जो कोशिका के अधिकांश भागों को घेरे रहता है। इसे अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। जैसे आपने ये देखा, ये नलिकाकार होती हैं और ये दो प्रकार की होती हैं, जो कोशिका के अधिकांश भाग को घेरे रहती हैं और इसके साथ साथ ये कोशिका को यांत्रिक ढांचा प्रदान कराती हैं। क्या कराती हैं? इसकी अगर हम कार्य की बात करें तो ये कोशिका को यांत्रिक ढांचा प्रदान कराती हैं, अगला जो इसका कार्य है, ये कोशिका के अंदर पदार्थों को कोशिका के अंदर पदार्थों का एक स्थान से, या कह सकते हैं पदार्थों का आदान प्रदान, या कह सकते हैं एक स्थान से पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
क्या करती है, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। और अगला जो इसका कार्य है, जंतु जो होते हैं, जंतु कोशिका, उनमें जंतु के यकृत में कोशिकाओं में विष तथा दवा के निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब ये तो बात होगी अंतःद्रव्य जानकारी। अगला जो आता है कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो संरचना है इसे क्रिस्टी कहते हैं और इसमें द्रव भरा होता है। दोहरी संरचना युक्त से बना होता है और इसमें इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस भी कह सकते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है, जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है और यह ऊर्जा कोशिकाओं के विभिन्न जैविक कार्यों में उपयोग होती है। एटीपी क्या होता है? एटीपी की फुल फॉर्म जो होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एटीपी की फुल फॉर्म बताइए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो इसे ऊर्जा का पावर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ग्लूकोज होता है उसके ऑक्सीकरण के बाद जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लेता है, इसीलिए हम इसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। इसके बाद अगला जो आता है गोल्जी उपकरण या गोल्जी कार्य। गोल्जी कार्य सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 ईस्वी में सन 1898 ईस्वी में इसे जंतु कोशिका में देखा। सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 ईस्वी में इसको जंतु कोशिका में देखा और उन्होंने बताया यह एक एकक कलायुक्त कोशिकांग है जिसमें प्रत्येक गोल्जी उपकरण चपटी मुड़ी हुई कुंडलिकाओं, इस तरीके से आप कह सकते हैं चपटी मुड़ी हुई इस प्रकार से चपटी मुड़ी हुई कुंडलिकाओं का बना होता है और इसका जो मुख्य यह है जो इसके यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
के संपर्क में आने पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संपर्क में आने पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केंद्रक से जुड़ा होता है। उसके बाद इसे ट्रैफिकुलिस कहते हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, जिसमें जैसे एंजाइम और जो भी पदार्थ होते हैं उनको पहुंचाने का कार्य करता है। अब बात आती है केंद्रक। केंद्रक की खोज सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्रत्येक कोशिका में एक या एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं। यह गोलाकार, अंडाकार किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन केंद्रक जो होता है सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये केंद्रक, जिसे केंद्रक कला कहते हैं। और इसमें जो द्रव भरा होता है, इसमें जो द्रव पारदर्शी द्रव भरा होता है उसे केंद्रिका कहते हैं। और यह जो केंद्रक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जुड़ा होता है। इसमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो कोशिका द्रव्य और इसमें जो उपस्थित द्रव्य है, इससे जो भी पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान करता है। पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। और इसके बाद इसमें क्रोमेटिन धागे होते हैं, जिन्हें हम इस तरीके से क्रोमेटिन धागे होते हैं जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। और इसके बाद इसमें इसीलिए इसे हम कोशिका का मैनेजर कहते हैं। ये संपूर्ण कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य करता है।